वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपका जो ये चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं, फेडरलिज्म, संघवाद। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर दिए हैं। आज कुछ जो टॉपिक्स बच रहे हैं, बल्कि जो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचा हुआ है वो है भारतीय संघ में केंद्र और राज्यों का संबंध। ठीक है ना, केंद्र और राज्यों के बीच किस तरह का संबंध है। हमने देखा कि संघ क्या होता है। संघ जो होता है वो केंद्र और राज्यों से मिली हुई एक संरचना होती है, एक ऐसी संरचना जहां केंद्र और राज्य आपस में साथ मिलकर काम करते हैं और किस प्रकार से वो काम करते हैं, किस प्रकार शक्तियों का बंटवारा होता है, क्या होता है, ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कई बार वास्तविकता में कुछ अलग तरह के एस्पेक्ट, कुछ अलग तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो भारतीय संघ में केंद्र और राज्य संबंध किस प्रकार के हैं वो आज हम पढ़ेंगे। केंद्र राज्यों के जो विधायी संबंध है, विधायी का अर्थ होता है कानूनी, लेजिस्लेटिव, कानूनी। ये जो संबंध है वो संविधान के अनुच्छेद 245 में दिए गए हैं और उसमें कहा गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। यानी संसद द्वारा जो है वो किसी भी राज्य के लिए भी कानून बना सकेगी। इसमें राज्य परिसीमन से संबंधित कानून भी शामिल है। किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य अथवा किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगा। यानी कहने का मतलब भारत सरकार को पूरी कंट्री पर यह हक है कि वो किसी भी भाग के लिए कानून बना सके और प्रत्येक राज्य के लेजिस्लेचर को यह हक दिया गया है कि वो उस राज्य के किसी भी भाग के लिए कानून बना सके। सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन सेज आर्टिकल 245 of the constitutional state that subject to the provisions of the constitution, parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India and the legislature of any state for the whole state to make laws for any part. सीधी सी बात है कि जब बात आती है कानून बनाने की तो हमने कुछ जो सूचियां पढ़ी थी कि किस प्रकार कानून किन विधियों पर कौन बनाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस क्षेत्र का निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो क्षेत्र है वो क्या है। जैसे कई बार आप देखते हो ना कि शहर में अगर कोई छोटी मोटी घटनाएं हो जाए तो कई बार ये विवाद हो जाता है कि भाई ये इस थाने के अंतर्गत आता है या इस थाने के अंतर्गत। तो कुछ वैसा ही स्थिति कई बार राज्यों के बीच और केंद्रों के बीच उत्पन्न हो जाती है और उन स्थितियों का निराकरण करने के लिए संविधान के 245 में पहले ही ये बात कह दी गई है कि जो हमारी संसद है वो भारत के किसी भी भाग पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। उसमें राज्य कहीं भी दखलंदाजी नहीं कर सकते और साथ ही साथ राज्य जो है वो उस राज्य की सीमा के अंतर्गत, उस राज्य की सीमांतर्गत कहीं भी विधि बनाने के लिए, कहीं भी कानून बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र है। ठीक है ना, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा जो हमने कुछ जो सूचियां बनाई थी उन सूचियों से संबंधित भी कुछ विशेष फैक्ट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप ये जो पिक्चर डिपिक्ट की गई है बिल्कुल स्पेसिफिकली पता चलता है कि भारतीय जो संसद है, ये हमारी संसद का पिक्चर है, ये हमारी संसद का चित्र है और साफ दिखता है कि भारत की संसद है जो केंद्रीय सत्ता है। भारत की संसद क्या है? केंद्रीय सत्ता है और ये केंद्रीय सत्ता राज्यों से घिरी हुई है। अगर ये राज्य संसद के साथ काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाकर एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ काम करते हैं तो भारतीय जो संघ है वो एक सफल संघ बन पाएगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, केंद्रीय सत्ता हमेशा संसद की रहेगी। यानी कि भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए भी एकात्मक व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये आप हर बार पढ़ते आए हैं कि एकात्मकता कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ थियोरेटिकल चीजों को पढ़ लेते हैं कि भारत में केंद्रीय राज्य जो संबंध है वो किस तरह के हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर, जो कि अपने स्ट्रक्चर में, अपनी बनावट में तो संघीय हैं, अपनी बनावट से तो संघीय हैं। डिवाइड्स ऑल पावर्स, सारे तरह के पावर,
चाहे वो लेजिस्लेटिव हो यानी कि कानूनी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो यानी कि कार्यपालिका संबंधी हो, या फिर वो फाइनेंशियल हो यानी कि वित्तीय हो। तो यानी किसी भी प्रकार के पावर क्यों ना हो, बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स हमारे संविधान के द्वारा इन सारे पावर्स को किसी न किसी प्रकार विभाजित कर दिया गया है, चाहे वो कानूनी हो या एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका शक्तियां हो, या फाइनेंशियल पावर्स यानी कि वित्तीय शक्तियां। तो वो किस तरह से डिवाइड किए गए हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एलॉबरेट प्रोविजंस टू रेगुलेट the various dimensions of the relation between the center and the state। बहुत अलग अलग पहलुओं के साथ उन्होंने इसको विभाजित किया है। वो पहलू कौन कौन से हैं? द सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैन बी स्टडीड अंडर द 3 हेड्स। 3 टॉपिक्स के तहत हम इनको पढ़ सकते हैं। वो है लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब होता है विधायी संबंध। विधायी संबंध, विधायी संबंधों को हम कैसे कह सकते हैं? यानी कानून से रिलेटेड संबंध। दूसरे है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस यानी कि प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध। और तीसरे जो है वो है फाइनेंशियल रिलेशंस यानी कि वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध, ठीक है ना। तो इन 3 एस्पेक्ट्स के साथ ही क्या किया गया है? इन 3 एस्पेक्ट्स के साथ, इन 3 पहलुओं के साथ भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। और ये बंटवारा सिर्फ शक्तियों का नहीं है, ये इसलिए डिसाइड किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच विवाद खड़े नहीं हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि विवाद हो तो हो नहीं, लेकिन विवाद होते हुए भी कई बार उनकी डेंसिटी इतनी नहीं बढ़ पाती, क्योंकि बिल्कुल स्पष्टतः संविधान में सब कुछ विभाजित कर दिया गया है। अब ये जो कुछ भी दिया गया है ये संविधान के पार्ट 11 एंड 12 यानी कि 11 और 12, संविधान के भाग 11 और भाग 12 में दिया गया है। क्या दिया गया है? भाग 11 और 12 में दिया गया है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप यानी कि केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र व राज्य संबंध। अब इसमें क्या कहा गया है? इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस या विधायी संबंधों के लिए हम कह सकते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन यानी कि सीमा रेखा का निर्धारण। अब अगर किसी राज्य की सीमा निर्धारित कर दी गई है कि किसी राज्य में ये सीमा है या किसी राज्य का एक्सटेंड वहां तक है, तो उससे लगने वाली सारी भौगोलिक परिस्थितियों पर उसी राज्य का कानून लागू होगा, कोई और कानून नहीं लागू होगा, या वो सभी विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए हैं उस सीमा में लगने वाले सभी कानून राज्य की लेजिस्लेटिव द्वारा बनाए जाएंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, ये हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से संघ और राज्य सूची बना दी गई थी। संघ और राज्य सूचियां बना दी गई थी, सूची जो बनाई गई थी, और उसमें अच्छे से सारे के सारे विषयों को विभाजित कर दिया गया था। फिर है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, किस प्रकार से राज्य की भी जो है एक विधानसभा होगी और वो विधानसभा उसी प्रकार काम करेगी जिस प्रकार से देश की संसद देश के लिए काम करती है। फिर है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, और इसके लिए आप सबको पता है कि आर्टिकल जो 356 है, 356 उसके लिए निर्धारित किया गया है। क्या होता है आर्टिकल 356? कि अगर राज्यों में कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ जाए तो ऐसे में केंद्र को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो राज्यपाल की सहमति पर या राज्यपाल की सलाह पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। तो इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से केंद्र को राज्यों पर पावर दे दी गई है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेंट्रल्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द स्टेट। सेंटर का कोई भी अगर जो राज्य का कोई भी जो मुख्यमंत्री है, यदि राज्य में कानून व्यवस्था किसी प्रकार से गड़बड़ होती है तो मुख्यमंत्री को सीधे केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। फिर है कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और इनके बीच में सामंजस्य भी बना के रखना पड़ेगा। वित्तीय जो मामले होते हैं उनको भी बंटवारा होता है, तो बाकी सारी चीजों में भी कोऑपरेशन बना के रखना पड़ेगा।
ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती है? जैसे हम देखते हैं आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, वो केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन वो उस राज्य में काम करते हैं, हर एक जिले के लिए, हर एक संभाग के लिए काम करते हैं, लेकिन वो होते क्या हैं? वो केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं, यानी कि वो आईएएस या आईपीएस बनते हैं। आप सभी में से जितने भी बच्चे ह्यूमैनिटीज की तरफ जाएंगे वो बिल्कुल यूपीएससी क्रैक करने के लिए ही जाएंगे। तो वो यूपीएससी क्या होती है? वही होती है जिससे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स निकलते हैं। फिर है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम जो है, हमारी न्यायिक प्रणाली जो है, वो न्यायिक प्रणाली को बिल्कुल अलग नहीं किया गया है। न्यायिक प्रणाली सारी की सारी केंद्र से रिलेट करती है। सारे के सारे जो न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करते हैं। अमेरिका की तरह ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी अलग न्यायिक प्रणाली हो, तो एक न्यायिक प्रणाली रखी गई है। देन रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, और यहाँ भी हम तीनों तरह की धाराओं की बात कर सकते हैं। धारा 352, 356 और 360, ये तीनों जो है वो किसी न किसी प्रकार इमरजेंसी से रिलेट करती है। और जैसा कि हमने यहाँ देखा कि धारा 356 के तहत राज्य की जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उसको भी केंद्र द्वारा भंग किया जा सकता है। तो इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन अगर हम देखें, देखिए लेजिस्लेटिव रिलेशन अगर हम देखें, विधायी संबंध, तो विधायी संबंधों में दोनों को बराबर स्थान दिया गया है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव हम अगर देखें, प्रशासन के हिसाब से देखें, तो केंद्र को बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी गई है। फिर है फाइनेंशियल रिलेशन या फिर वित्तीय जो संबंध है उनके बारे में। वित्तीय के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, यानी कि अगर कोई आपातकाल है तो उसका प्रभाव तो लागू होगा ही। फिर ग्रांट्स इन एड्स टू द स्टेट्स, ग्रांट्स का अर्थ होता है अनुदान। केंद्र द्वारा राज्यों को कई प्रकार से अनुदान प्रदान किए जाते हैं और इसी वजह से राज्य जो है वो केंद्र के साथ मिलकर काम करते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। अब हम देख सकते हैं कि जो इनकम टैक्स होगा वो तो हमेशा केंद्र की तरफ जाता है, लेकिन जो सेल्स या कई बार जो जीएसटी होती है, जीएसटी में भी बंटवारा होता है। तो ये सारे जो बंटवारे किए जाते हैं अलग अलग टैक्स में, कि कौन सा टैक्स राज्य रखेगा, कौन सा केंद्र रखेगा, ये भी संविधान में अच्छे से बता दिया गया है और इसलिए किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट की कोई आशंका नहीं होती। अलोकेशन ऑफ टैक्स पावर, किस जगह पर किसका पावर लगेगा, यानी किस प्रकार के क्षेत्र में कौन सी पावर टैक्सेशन करेगी, वो भी संविधान में अच्छे से डिफरेंशिएट कर दिया गया है। तो यानी कि चाहे लेजिस्लेटिव पावर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप हो या फाइनेंशियल यानी वित्तीय रिलेशनशिप हो, हर तरह के रिलेशनशिप में, हर तरह के संबंध में केंद्र को प्रमुखता दी गई है, लेकिन राज्यों के लिए ये व्यवस्था कर दी गई है कि वो अच्छे प्रकार से अपने कार्यों का संचालन कर सके। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई है, जो लेजिस्लेशन किया गया है, लेजिस्लेशन में सब्जेक्ट्स का बंटवारा, यानी कि संविधान में जो विषय हैं उनका बंटवारा अच्छे तरीके से कैसे किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए संघ सूची बना दी गई है और इसमें सारे वो विषय रखे गए हैं जो देश के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जैसे कि डिफेंस है यानी कि रक्षा है, बैंकिंग है यानी बैंक से संबंधित कामकाज है, करेंसी है यानी कि मुद्रा है, फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी संबंध है, विदेशी संबंध, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन यानी कि दूर संचार को भी इसी में शामिल किया गया है। यानी कहने का मतलब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इनसे संबंधित विषयों पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगा। वहीं एक स्टेट लिस्ट बनाई गई है जिसको राज्य सूची कहा जाता है, और राज्य सूची में क्या किया गया है? राज्य सूची में वो विषय रखे गए हैं जिन पर सिर्फ राज्य द्वारा कानून बनाए गए हैं, जैसे कि पुलिस अगर राज्य सूची में रखा गया है, इसका मतलब ये है कि राज्य की कानून व्यवस्था राज्य सूची में है। फिर है ट्रेड का मतलब होता है व्यापार को राज्य सूची में रखा गया है। एग्रीकल्चर यानी कृषि को राज्य सूची में रखा गया है। इरिगेशन यानी सिंचाई को राज्य सूची में रखा गया है। तो इस प्रकार से जो लोकल मुद्दे होते हैं इनको राज्य सूची में रख दिया गया है ताकि केंद्र पर बर्डन नहीं पड़े। और एक लिस्ट और बनाई गई है जिसको कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। और इसमें ऐसे मुद्दे रखे गए हैं जो दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शिक्षा का मुद्दा है या वन विभाग है
किसी भी प्रकार से व्यापार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इस तरह का व्यापार है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। शादी से संबंधित सभी कानून जो हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में रखे गए हैं, या गोद लेने से संबंधित कानून हो या फिर सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार से रिलेटेड कानून हो। तो इस तरह के जो भी कानून हैं इनको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है और ये कहा गया है कि राज्य और केंद्र दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के डिस्प्यूशन के मामले में हमेशा ही केंद्र का कानून मान्य होगा। अब हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार केंद्र और राज्य के संबंध बदलते आए हैं। बदलने आने का मतलब है, अगर हम देखें स्वतंत्रता पूर्व की बात, स्वतंत्रता पूर्व, तो स्वतंत्रता पूर्व क्या था? एब्सोल्युटली नो फ्रैक्शन इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन टू वन पार्टी डोमिनेंस। वन पार्टी डोमिनेशन का मतलब होता है कि पहले कांग्रेस थी, ले दे के एक ही पार्टी थी हमारे देश में। तो लगभग जब स्वतंत्रता हमें मिली थी, जब स्वतंत्रता मिली ही थी, उस समय कोई भी प्रकार का झगड़ा नहीं था राज्यों और केंद्रों के बीच में, कोई फ्रैक्शन नहीं था, कोई विवाद नहीं था और एक ही पार्टी थी, क्योंकि राज्यों में भी वही पार्टी है, केंद्र में भी वही पार्टी है, तो कोई झगड़ा होने का कोई लक्षण भी नहीं दिख रहे थे। लगभग 1967 तक, जब तक कि देश में कांग्रेस का वर्चस्व बना रहा, तब तक इस प्रकार के कोई लक्षण सामने नहीं आए कि किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट राज्यों और केंद्रों के बीच में हो सकता है। ठीक है, फिर 1967 से लेकर 1980 यानी कि ये जो काल है इसको संक्रमण काल भी कहा जाता है। इसको संक्रमण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन वाज पुट फॉर रियल टेस्टिंग। अब वास्तव में सेंट्रल स्टेट रिलेशन समझ में आने लगे। क्यों आने लगे? कोएलिशन पॉलिटिक्स। कोएलिशन पॉलिटिक्स का मतलब होता है गठबंधन की राजनीति, गठबंधन की राजनीति। अब राजनीति थोड़ी बदल गई थी, क्योंकि कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो खत्म हो रहा था। नए नए दल निकल रहे थे, जिनमें छोटे छोटे और क्षेत्रीय दल ज्यादा थे, जो अपने अपने राज्यों में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में थी, या फिर डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है वो तमिलनाडु में थी। फिर उसके बाद में एआईएडीएमके भी वहां आई। उसके अलावा हम देखें तो तेलुगु देशम पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा आंध्र प्रदेश में एक्टिव थी। तो इस प्रकार की बहुत सारी पार्टीज निकल के आई और इन पार्टीज की वजह से गठबंधन की राजनीति होनी शुरू हुई, जिससे हुआ होता ये कि केंद्र में तो वो सभी पार्टीज मिलके गठबंधन कर रही है, लेकिन राज्य में वो अपनी अपनी राजनीति कर रही है। ऐसे में केंद्र और राज्यों के जो संबंध थे, उन संबंधों के बीच में एक खिंचाव आने लगा, एक टेंशन क्रिएट होने लगा, एक अजीब सा जो है उनके बीच में तनाव होने लगा। अब वो तनाव जब हुआ तो उससे वास्तव में समझ में आने लगा कि अब केंद्र और राज्य संबंधों की परीक्षा होगी, क्योंकि राज्य देश से अलग तो हो नहीं सकते, लेकिन वो देश में रहते हुए अगर केंद्र का विरोध करेंगे तो भी थोड़ी समस्यात्मक विशेष परिस्थितियां बन जाएगी। तो ऐसे में इन संबंधों का, खास करके केंद्र राज्य संबंधों का, ये टेस्टिंग पीरियड भी कहा जा सकता है। पोस्ट 1980, लेकिन 1980 के बाद वेरी कॉम्प्लेक्स सेंटर स्टेट रिलेशन हो गए, बहुत ज्यादा जटिल हो गए थे, बहुत ज्यादा जटिल संबंध हो गए थे केंद्र और राज्यों के बीच में। जटिल किस तरह? कोएलिशन पॉलिटिक्स एज बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट लेवल। अब ये ना सिर्फ सेंट्रल लेवल पर बल्कि कि स्टेट लेवल पर भी कोएलिशन गवर्नमेंट बनने लगी, गठबंधन की राजनीति होने लगी, और साथ ही साथ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी शुरू हो गया। आप सबको पता है कि 1991 में जो भारत में आर्थिक सुधार किए गए थे 1991 में, उसके बाद भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद भारत में जो है ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी, और इस ग्लोबलाइजेशन में भारत की सिर्फ अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं किया, बल्कि राजनीति को भी काफी हद तक प्रभावित किया। अब ये चीजें देखकर आप ये समझ सकते हो कि भारत में जो केंद्र राज्य संबंध है वो समय समय पर बदलते रहते हैं, और इन बदलते कारणों में एक सबसे बड़ा कारण है गठबंधन की राजनीति। ठीक है, अब अगर भारतीय संघवाद के स्वरूप पर विभिन्न विद्वानों के विचार क्या कहते हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने भारतीय संघवाद पर टिप्पणी की है, तो वो क्या है? जैसे के.सी. हेयर का कहना है कि भारत को एक अर्ध संघीय राज्य व्यवस्था के नाम से संबोधित कर सकते हैं, इसको सेमी फेडरल गवर्नमेंट कहा जा सकता है। उन्होंने भारत को जो है वो सेमी फेडरल गवर्नमेंट कहा है, सेमी फेडरल कहा जा सकता है।
उनके अनुसार भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघ व्यवस्थाएं नाम मात्र की। उनको लगता है कि संघ की व्यवस्थाएं बहुत कम है। भारतीय संविधान संघीय और एकात्मक अधिक है। पांचाली के अनुसार भारत के संविधान का ढांचा संघात्मक है लेकिन आत्मा एकात्मक है। यानी कि भारत का संविधान तो फेडरलिज्म की बात करता है लेकिन जो उसकी आत्मा है, जो उसकी सोल है, वो क्या कहती है, वो एकात्मकता की तरफ जाती है, वो यूनिफिकेशन को ज्यादा तरजीह देती है। आईवीआर जेनिंग्स के अनुसार भारत में संघवाद एक अद्वितीय उदाहरण है। यानी ऐसा संघवाद, ऐसा फेडरलिज्म और कहीं देखने को नहीं मिलता। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ये एक संघीय संविधान है क्योंकि ये दोहरा है, शासन तंत्र की स्थापना करता है जिससे केंद्र में सरकार और उसके चारों ओर की परिधि में राज्य सरकारें हैं जो संविधान द्वारा निश्चित क्षेत्रों में सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करती है। ये डॉक्टर BR अंबेडकर का कहना था कि भारत में संविधान संघ की इस तरह की व्यवस्था को लागू करता है कि वो बहुत ही बैलेंस्ड काइंड ऑफ सिस्टम बन के रह जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, ये चैप्टर आपको कितना समझ में आया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।